आगे देखिएगा, पेज नंबर, हाँ जी, पेज नंबर 25 पर आ जाइए। पेज नंबर 25 पर मैंने एक नया टर्म आपको बताया था, क्वाजी स्टैटिक मोशन। मैंने बोला था कि इसको हम ज़रा एक्सप्लेन करेंगे ढंग से। तो पेज नंबर 25 पर देखिए, इन ऑर्डर टू पुल द ब्लॉक आउटवर्ड्स विद अ स्लो कांस्टेंट स्पीड, इन ऑर्डर टू पुल द ब्लॉक आउटवर्ड्स। अब ब्लॉक को आउटवर्ड पुल करना है, बाहर की तरफ पुल करना है। तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास इधर एक रिजिड सपोर्ट लगी हुई थी, एक रिजिड सपोर्ट लगी हुई थी, और यहाँ पर ऐसे एक रिजिड सपोर्ट लगी हुई थी यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम इसको ब्लॉक को आउटवर्ड बाहर की तरफ खींचेंगे। यहाँ पर मैं एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ इस तरह से। डॉटेड लाइन पर हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ओरिजिनली ये यहाँ पर रेस्ट कर रहा है, ये जो ब्लॉक है ओरिजिनली यहाँ पर रेस्ट कर रहा है। अब हमने क्या करा कि इस ब्लॉक को खींच लिया बाहर की तरफ। तो लिखा है इन ऑर्डर टू पुल द ब्लॉक आउटवर्ड्स विद अ स्लो कांस्टेंट स्पीड, यानी कि क्वाजी स्टैटिक मोशन, एन एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F इक्वल टू एंड अपोजिट टू Fs हैज़ टू बी अप्लाइड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका ना रीस्टोरिंग फोर्स कितना है, इसका रीस्टोरिंग फोर्स कितना है। तो रीस्टोरिंग फोर्स हम पता करके और फिर हम इस पर फोर्स ऐसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जैसे एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, हम ना जब इसका एक क्लास 11 का जब वॉल्यूम 2 स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर ये क्वाजी स्टैटिक, ये शब्द आप बहुत बार देखेंगे, क्वाजी स्टैटिक। ये आपको टर्म कई बार देखने को मिलेगा। अब इस क्वाजी स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब तो होता है रेस्ट में, कि कोई चीज़ रेस्ट में, स्टैटिक का मतलब। अब क्या कर रखा है आपने, यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है इस तरीके से, और ये हैंडल है, और इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं। गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं इसके अंदर। 1 मिनट वेट कीजिए। ठीक है, अब देखिएगा कि इसके अंदर ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर मैं क्वाजी स्टैटिक मोशन समझाने के लिए ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमने सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है। अच्छा, अगर आपको सिलेंडर का आइडिया हो, जिस सिलेंडर के अंदर गैस भरी रहती है, तो आपको पता होगा कि उसके अंदर गैस कौन सी भरी रहती है? LPG का जो सिलेंडर होता है, हाँ, ब्यूटेन होती है। ठीक है, उसके अंदर ब्यूटेन गैस भरी होती है, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो उसके अंदर ब्यूटेन यानी कि C4H10 ये गैस उसके अंदर भरी रहती है, जिसको हम LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोल देते हैं। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर ऊपर पिस्टन लगाया है, और पिस्टन लगाकर आप उसको दबा रहे हैं, और आपने किसी मशीन की हेल्प से उसको बहुत तेज़ी से दबाया। तो जब आप बहुत तेज़ी से दबाएंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं ना गैस के पार्टिकल्स बहुत रेयरली सेपरेटेड होते हैं, दूर दूर होते हैं। आप उनको नज़दीक ले आए। जब आप उन पार्टिकल्स को नज़दीक लेकर आएंगे तो होगा क्या, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
और वो सेपरेशन जैसे हर चीज़ का एक ना रेंज होता है सेपरेशन का, कि मान लीजिए कि 1 नैनोमीटर का गैप होना चाहिए, ठीक है। अब आपने उसको कम करके आपने कर दिया 1 माइक्रोमीटर का गैप, या आपने कर दिया 1 मिलीमीटर का गैप, दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस वो आपने कम कर दिया। भाई आप दबा रहे हैं तो पार्टिकल्स वाइडली सेपरेटेड है, आप दबा रहे हैं तो पार्टिकल नज़दीक आ गए। तो नज़दीक आ गए तो उनका जो सेपरेशन है वो अब उतना हो गया जितना कि लिक्विड में होता है मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन। तो इसका मतलब क्या है कि अब वो गैस जो है वो गैस नहीं रहेगी, वो लिक्विड हो जाएगी। परफ्यूम लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, तो उसकी बॉटल को ऐसे हिलाकर देखेंगे तो बॉटल हिलाकर आपको ऐसा लगता है कि अंदर लिक्विड है ना, गैस का एहसास नहीं होता। खाली ग्लास रखा हुआ है, ग्लास भी तो एक सिलेंडर है, खाली ग्लास रखा हुआ है तो उसको ऐसे हिलाकर देखो खाली ग्लास को, तो क्या उसमें लिक्विड बचने की आवाज़ आती है? नहीं, उसमें आवाज़ कैसी भी नहीं आती। तो एयर है या गैस है तो गैस की कोई आवाज़ नहीं होती। तो इसी तरीके से क्या होता है कि क्वाजी स्टैटिक मोशन क्यों करा जाता है, इसको धीरे धीरे कंप्रेस करा जाता है। धीरे धीरे क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ये कि अगर आप तेज़ी से प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ मॉलिक्यूल्स जो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं, आपने उनको और एजिटेशन बढ़ा दिया। आपने उनका जो स्पेस था, जो उनको स्पेस चाहिए था, वो आपने कम कर दिया। तो बड़ी तेज़ी से टकराने लगेंगे आपस में, क्योंकि अब उनको जगह कम मिल रही है, तो बहुत तेज़ी से टकराने लगेंगे आपस में। तो उससे होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि सिलेंडर इतना गर्म हो जाएगा कि वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं? वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और परफ्यूम की जो बॉटल्स हैं, परफ्यूम की बॉटल ऐसा नहीं है कि ये आई और ठक से उसके अंदर गैस भर दी और उसको छोड़ दिया खाली। और सब आज ही होती है। हेलो हेलो। तो क्वाजी स्टैटिक मोशन इस वजह से कहा जाता है कि कहीं पर भी किसी भी चीज़ में डिफॉर्मिटी ना आ जाए। जैसे कि सॉलिड है तो सॉलिड में डिफॉर्मिटी ना आ जाए। अब हम इसको अगर जोर से दबाएंगे तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, तो इसलिए इसको ऐसे धीरे धीरे दबाना है कि टेम्परेचर बढ़े ही ना। मतलब आपने धीरे से दबाया तो मामूली सा टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर जरा सा, मतलब जितना आपने उसको धीरे से दबाया जरा सा आपने रेस्ट भी ले लिया, हल्का सा दबाकर भूल गए कि हमने दबाया ही नहीं है इसको, तो वो जो टेम्परेचर उसका बढ़ा था वो टेम्परेचर फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया। फिर हल्का सा दबा दिया, फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया, फिर हल्का सा दबाया, फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर आया। तो जैसे जैसे फैक्ट्री है जिसमें घी, किसी फैक्ट्री में घी के डब्बे हैं वो पैक हो रहे हैं, तो उसमें घी फटाफट आएगा, डब्बा का ढक्कन लगेगा और आगे बढ़ जाएगा, ये होगा। लेकिन जहाँ पर परफ्यूम बनेंगे वहाँ पर धीरे धीरे होगा ये काम, उसको धीरे धीरे दबाया जाएगा, नहीं तो परफ्यूम की बॉटल्स मुड़नी शुरू हो जाएगी। वही काम यहाँ पर है स्प्रिंग के केस में। तो अब इसी तरीके से अगर हम स्प्रिंग में फोर्स लगा रहे हैं तो स्प्रिंग पे फोर्स अगर तेज़ी से लगा दिया तो स्प्रिंग के टूटने के चांसेस हैं। तो इसलिए ये देख लिया जाता है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, वो पता चल जाता है रीस्टोरिंग फोर्स से। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है कि अगर मैंने स्प्रिंग से कनेक्टेड कोई ब्लॉक है उसको खींचा तो क्या होगा कि वो धीरे से वापस आ रहा है या वो एकदम झटके से वापस आ रहा है। झटके से वापस आ रहा है तो इसका मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। आपने खींचा और एकदम से वापस उसने उसको खींच लिया। और अगर वो धीरे से वापस आ रहा है इसका मतलब सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ है, तो भैया उस पर जो फोर्स है वो ज़्यादा मत लगा देना। तो इसका मतलब क्वाजी स्टैटिक मोशन ये कहता है कि आपको फोर्स ये जानते हुए लगानी है कि उसका मटेरियल कैसा है। तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो लास्ट लिमिट है वो लास्ट लिमिट ये है कि इसकी रीस्टोरिंग फोर्स से ज़्यादा फोर्स मत लगा देना, नहीं तो इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। समझ गए? इलास्टिसिटी मतलब वापस खींचने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए क्वाजी स्टैटिक मोशन में हमेशा हम जो बाहर खींचने के लिए या अंदर कंप्रेस करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं वो रीस्टोरिंग फोर्स के एग्जैक्टली इक्वल लगाते हैं। समझ गए? तो क्वाजी स्टैटिक मोशन समझ में आ गया। क्वाजी स्टैटिक मतलब इट इज़ नियरली स्टैटिक, देखने से लगता है कि लगभग स्टेशनरी ही है, हम बहुत धीरे धीरे इसको खींच रहे हैं। सिलेंडर के अंदर गैस को कंप्रेस करा जा रहा है तो बहुत धीरे धीरे कंप्रेस करा जा रहा है ताकि सिलेंडर की शेप ना बिगड़े, ऐसा होता है। और जब वो प्रेशराइज हो जाता है तो प्रेशराइज होने के बाद में ऊपर आपको पता ही है
कि जो नोज़ल है वो नोज़ल लगी रहती है, जब तक उसको प्रेस नहीं करेंगे तो वो बाहर गैस निकलेगी नहीं, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो एन एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F इक्वल एंड अपोजिट टू Fs हैज़ टू बी अप्लाइड, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही हम अप्लाई कर सकते हैं। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एंड इज गिवन बाई इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एंड इज गिवन बाई, ये अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम है, डेल्टा यू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और ये वर्क डन फिर किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ के एक्सएफ स्क्वायर माइनस हाफ के एक्सआई स्क्वायर। तो ये आपके लिए कोई नया टर्म नहीं है, याद रखिए कि के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्सएफ क्या है, उसकी फाइनल पोजीशन, ठीक है। के अगेंस्ट स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्सआई क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन मान लीजिए ये है कि हमने इसको एक्सटेंड करा, खींचा, और खींच कर ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ तक आ गया, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई, ठीक। और हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर से क्या आता है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है स्प्रिंग की, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है और कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ़ वी टेक द पोटेंशियल एनर्जी यू एक्स ऑफ द स्प्रिंग टू बी जीरो when the block is in equilibrium position, अब ब्लॉक ना इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ये पोजीशन जो है रेस्ट वाली, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो जब ब्लॉक जो है वो रेस्ट में होता है, तो रेस्ट का मतलब ये है कि भाई अब इसके अंदर कोई ऐसी तो ताकत है नहीं कि अपने आप से बाहर की तरफ जंप कर जाए या अपने आप से अंदर की तरफ कंप्रेस कर जाए। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जनरली जीरो ही होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर कब डेवलप होगी, जब आप इसको कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस करेंगे तो अब ये कहेगा कि आप मुझे छोड़ो और मैं आपको दिखाता हूँ मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ठीक है। आपने इसको एक्सपैंड कर दिया, खींच लिया, तब भी ये कहेगा कि आप मुझे छोड़ो और मैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी दिखाता हूँ। तो है क्या कि जब ये रेस्ट में रखा है यहाँ पर, तो इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, चुपचाप पड़ा हुआ। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो वो है ही नहीं इसके अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन कर रखी है, इफ वी टेक द पोटेंशियल एनर्जी यू एक्स ऑफ द स्प्रिंग टू बी जीरो व्हेन द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग फॉर एन एक्सटेंशन एक्स विल बी, फॉर एन एक्सटेंशन एक्स विल बी, तो डेल्टा यू का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। तो चेंज का मतलब क्या है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए यू एक्स है, ठीक, यू एक्स, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या माना, जीरो, ठीक। तो ये तो डेल्टा यू की जगह तो ये आ गया यू एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। तो एक्स एफ क्या है, फाइनल पोजीशन, और जो इसकी इनिशियल पोजीशन है उसको हम जीरो मानते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, हाफ के जीरो का स्क्वायर, और जीरो का स्क्वायर तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा लिख सकते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू हाफ के, और फिर उसको एक्स एफ ना मेंशन करके आप कहें ये एक्स इज इक्वल टू जीरो है, और इसको आप एक्स इज इक्वल टू एक्स बोल दें, तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की, वो हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल आती है, ठीक है। चलिए जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यू एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। बताइए, क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। उसके बाद है ग्राफिकल मेथड टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। तो इलास्टिक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड भी होता है। तो ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि भाई हम क्या निकाल रहे हैं, जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे, हमें एनर्जी जब भी कैलकुलेट करनी होगी तो भाई एनर्जी नहीं करेंगे कैलकुलेट, हम क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और फिर ये कह देंगे कि यही जो वर्क डन है दिस इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी उतना ही वर्क करेगी जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी, इसीलिए एनर्जी और वर्क डन की यूनिट भी सेम होती है, जूल होती है, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि वर्क डन कैसे निकाला जाता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो भी ग्राफ बन रहा है उसके नीचे का एरिया निकाल लीजिए, एरिया निकाल लो, काम बन जाएगा। तो बड़ा आसान मेथड है, ग्राफ देखकर थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है लेकिन है आसान, अभी समझाता हूँ।
अरे भाई ऑनलाइन वालों को यहाँ तक क्लियर है, बता दीजिए। ठीक है, चलिए जी। तो अगला जो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या कहते हैं? पेज नंबर 26 पर आए हम। ग्राफिकल मेथड और potential energy of a spring। तो ये हम देख चुके हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द स्प्रिंग फोर्स फॉर एन एक्सटेंशन xm इज Fs इज इक्वल टू माइनस के xm। ये हमने देखा Fs यानी कि फोर्स ऑफ स्प्रिंग, जिसको रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो ये हो जाता है माइनस के xm के इक्वल। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, फिर हमने ग्राफ बनाया। तो ये स्प्रिंग फोर्स हो गई Fs और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया x। ठीक है, तो हमने कहा कि ये 0 था डिस्प्लेसमेंट। अब हमने डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाते बढ़ाते हम यहाँ तक पहुँच गए, xm तक पहुँच गए। तो जब हम xm तक पहुँचेंगे तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है, वो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो हम जैसे इसको इधर एक्सटेंड कर रहे हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर जाएगी। ठीक है, नेगेटिव की तरफ जाएगी यानी। तो आप ये देखिए रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई? नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड। तो रीस्टोरिंग फोर्स को मैं यहाँ पर ग्राफ में कहाँ दिखा रहा हूँ? वाई एक्सिस पर। तो नेगेटिव साइड कहाँ होगी? ग्राफ पर, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सएम के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो फोर्स है, एक्सएम के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा फोर्स एफएस वो यहाँ पर होगा। एफएस यहाँ पर होगा। यहाँ तक क्लियर है? बता दो। तो हमने एफएस यहाँ पर बना दिया। अब क्या करेंगे? हम इसको ऐसे ऐसे और ऐसे। तो जब भी ग्राफ प्लॉट करा जाता है तो ग्राफ प्लॉट करते टाइम हम ये करेंगे कि जब जीरो था डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा फोर्स भी कितना लग रहा था? हम कहेंगे तब फोर्स भी नहीं लग रहा था, तब फोर्स भी 0 था। ठीक, तो 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं कोई भी ग्राफ बनाने के लिए। ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट फोर्स कर्व ये हमको वर्क डन दे देता है। तो एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट फोर्स कर्व, तो इन दोनों का कर्व तो ये बन गया। ग्राफ एक्चुअली ये है बोल्ड लाइन, ये तो डॉटेड लाइन तो समझाने के लिए बताया कि एक्शन के कॉरस्पॉन्डिंगली फोर्स कर रहा है, समझाने के लिए बताया। तो ये ग्राफ है, इसके और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एरिया। ये जो एरिया है इसी से वर्क डन निकल जाते हैं। याद करिए आपने 9th क्लास में करा था, बल्कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में, पहले चैप्टर में भी करा था। तो उसमें क्या था कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकालते थे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता था। तो ऐसा ही है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि इस ग्राफ को चाहे जहाँ तक एक्सटेंड कर दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इस लाइन को अगर हम यहाँ भी एक्सटेंड कर लें तो भी स्ट्रेट लाइन इधर एक्सटेंड करो, इधर एक्सटेंड करो। और इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है Fs इज इक्वल टू माइनस के एक्सएम। ठीक है, माइनस के एक्सएम या माइनस के एक्स बोल दीजिए, एक ही बात। अच्छा, द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स फॉर एन एक्सटेंशन एक्सएम इज एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA। वर्क डन कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA। तो याद रखिएगा भाई, किसी भी एक्सप्रेशन में काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, वर्क डन और या पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, वर्क डन निकाल दो। ठीक है, और वर्क डन ही जो भी डेरिवेशंस हो उसमें आप वर्क डन ही निकालेंगे और कहेंगे कि यही वर्क डन एनर्जी की तरह स्टोर था बॉडी के अंदर। ठीक है, तभी उसने इतना वर्क किया है। तो चलिए जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA, तो OBA ये 90 डिग्री होगा। इसका एरिया कैसे निकलेगा? हमें पता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है? ये लेंथ कितनी है? एक्सएम। इस पॉइंट को बी बोला है, ये तो यहाँ तक एक्सएम पॉइंट बी है। तो क्या हो जाएगा? हाफ बेस इज एक्सएम, हाइट इज एफएस, तो हाफ एक्सएम इनटू एफएस। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो हाफ एक्सएम एज इज इक्वल टू एफएस की जगह आ जाएगा माइनस के एक्सएम।
माइनस के, ये हो गया माइनस हाफ के एक्सएम स्क्वायर वर्क डन बाई द स्प्रिंग। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यही जो वर्क डन है, यही जो वर्क डन है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होता है। मतलब इतना सही तो था। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? बताओ भाई, आगे समझ गए? उसके बाद बात करते हैं जी क्वाजी स्टैटिक मोशन की। तो क्वाजी स्टैटिक मोशन समझिए, जो अभी समझा चुके हैं हम, उसी को दोबारा देख लीजिए। इन ऑर्डर टू स्ट्रेच द स्प्रिंग स्लोली एन एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल टू एंड अपोजिट टू Fs has to be applied. So work done by the external force W is, तो उसको धीरे धीरे एक्सटेंड करने के लिए हमको जो वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क कौन कर रहा है? ये वर्क स्प्रिंग कर रही है। किस डायरेक्शन में कर रही है? नेगेटिव डायरेक्शन में कर रही है। उसको स्लोली एक्सटेंड करने के लिए हमको राइट साइड में फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि राइट साइड में वर्क करना पड़ेगा बराबर बराबर क्वाजी स्टैटिक मोशन के लिए। तो इसलिए पराठे खाकर आए हो क्या आज? स्कूल से आ रहे हो? मेरे साथ ऐसा तब होता था जब मैं पराठे खाता था, हमारे बीच बीच में आंखें बंद हो गई। चलिए, W इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो क्या आज कुछ परेड वगैरह करवा दी क्या? ये बड़ा बुरा होता था कि मतलब 15 अगस्त या 26 जनवरी को बेचारे बच्चे धूप में खड़े हो जाते हैं, उनको लाइन में फिर क्लैपिंग और करनी पड़ जाती है। तो W इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो आपको वर्क डन दूसरी डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तो क्वाजी स्टैटिक मोशन के लिए तो माइनस डब्ल्यू क्या हो जाएगा? माइनस हाफ के एक्सएम स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? हाफ के एक्सएम स्क्वायर। ठीक है, तो यही जो आप वर्क डन कर रहे हैं ना, जब इसको स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर रहे हैं, तो यही जो वर्क डन है ये उसके अंदर स्टोर हो जाएगा एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर यही वर्क डन स्टोर हो जाता है। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। आप उसको जैसे ही छोड़ेंगे वो तुरंत इस तरफ अपना पोटेंशियल एनर्जी दिखा देगा। तो U इज इक्वल टू हाफ के एक्सएम स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या है कि इलास्टिक स्प्रिंग का केस है। स्पेशली तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, स्पेशली तो मेंशन नहीं है, लेकिन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मेंशन्ड है, तो ये अगला टॉपिक भी हम करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलास्टिक स्प्रिंग। तो इलास्टिक स्प्रिंग में जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, यानी कि टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा सेम रहेगी। इसका एक्सप्लेनेशन है, जरा देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलास्टिक स्प्रिंग। इफ वी स्ट्रेच अ स्प्रिंग टू अ डिस्टेंस xm, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्सएम स्क्वायर। अगर किसी भी स्प्रिंग को हम एक्सएम पोजीशन तक स्ट्रेच करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, ये हमने अभी भी देखा। हाँ, अच्छा, when it is released it begins to move under the spring force till it reaches the equilibrium position x is equal to 0 where it has maximum velocity। तो क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए खींचा इसको, जब खींचेंगे तो ये इस तरह से खींच जाएगा ये स्प्रिंग जो है। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, x इज इक्वल टू 0। तो जब इसको खींचेंगे तो खींचने के बाद क्या होगा कि ये वापस आएगा। तो वापस आकर ऐसा नहीं है कि ये ठक से यहीं पर रुक गया, नहीं, क्योंकि मूवेबल सरफेस है। तो ये यहाँ पर जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा कंप्रेस होगा, फिर थोड़ा सा इलोंगेट होगा, फिर हल्का सा कंप्रेस, फिर इलोंगेट, मतलब थोड़ा सा ये वाइब्रेट होगा और फिर फाइनली ये यहाँ इस पोजीशन में, इन पोजीशन में रुक जाएगा, है ना। तो इंस्टेंटली नहीं रुकता है। तो हम कहेंगे
कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन द बॉडी ओवरशूट्स द एक्स इज इक्वल टू जीरो पोजीशन। इनर्शिया होता है उसका अंदर, जो एक्स इज इक्वल टू जीरो की पोजीशन को ओवरशूट कर जाता है, थोड़ा आगे निकलता है, और उसके बाद इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस अंटिल मोमेंटरीली इट्स स्टॉप्स एट पोजीशन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्सएम। उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है जब वो, जैसे मान लीजिए एक्सएम पोजीशन है और इधर एक पोजीशन है माइनस एक्सएम, तो एक मोमेंट के लिए उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है ना, और ज़ीरो होते ही फिर वापस इधर जंप मारता है ना, तो इस तरीके से थोड़ी देर ऑसिलेट होगा फिर रुकेगा। तो ये जो प्रोसीजर है इसमें जब ये यहाँ से एक्सएम है, तो यहाँ से जब ये स्प्रिंग यहाँ पर आता है ना, तो इस टाइम इसकी वेलोसिटी इस पोजीशन पर, बी पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटी है उधर है, तो इस पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है। इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जरा, तो इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस अंटिल मोमेंटरीली इट्स स्टॉप्स एट अ पोजीशन x इज इक्वल टू माइनस एक्सएम, ये वाली पोजीशन वेयर ऑल द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पी। तो सारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर, क्योंकि वो स्टॉप हो गया मोमेंटरीली, वो सारी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और फिर निकलेगा वो ऐसे। फिर हम ये कहेंगे द स्प्रिंग फोर्स अगेन पुल्स द बॉडी टुवर्ड्स द पोजीशन x इज इक्वल टू जीरो। तो स्प्रिंग का फोर्स उसको वापस x इज इक्वल टू जीरो की पोजीशन पर लाएगा, ठीक। दस द बॉडी कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो बॉडी है वो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहेगी, ठीक है, वो ऐसे ऑसिलेट करेगी। ऑसिलेशन का मतलब मूविंग टू एंड फ्रो, ठीक। और इस पूरे प्रोसीजर के दौरान जो उसकी टोटल जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। हम ये चीज़ यहाँ पर करना चाहते हैं। तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, कोई एक या दो केसेस में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों निकालो, उनका सम निकालो, वो सेम आएगा, जैसा हमने फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में 3 केसेस देखे थे, है ना। तो ऐसा ही यहाँ पर देखते हैं कुछ। एट द एक्सट्रीम पोजिशंस वेयर x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्सएम, ठीक है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। ये तो ब्लॉक की हो गई जी मेन पोजीशन। ये ऐसे था। नॉर्मली अगर देखें तो नॉर्मली ये बिल्कुल रेस्ट में ऐसे बैठा हुआ था, और एक्सटेंडेड मोड में देखें तो एक्सटेंडेड मोड में ये स्प्रिंग इतनी खिंच गई और ये यहाँ पहुँचा इस तरीके से, ठीक है। तो ये कौन सा केस हुआ इसका, कंप्रेशन वाला। ये कौन सा केस हुआ, इक्विलिब्रियम वाला। और ये कौन सा केस हुआ, एक्सटेंशन वाला। एक्सटेंशन वाला आपने एक्सटेंड कर दिया। ये वाली जो पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड x इज इक्वल टू जीरो पोजीशन, दिस पोजीशन इज कॉल्ड x इज इक्वल टू प्लस का xm, एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड x इज इक्वल टू माइनस xm, है ना। तो ये हमारे पास 3 पोजीशंस हैं। एक तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है जब वो रेस्ट में है, एक एक्सटेंशन में जब वो है तब वो वाली पोजीशन, और एक जब वो कंप्रेशन में है तो वो वाली पोजीशन, ठीक है। तो अब हम कहेंगे एट द एक्सट्रीम पोजीशंस व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस xm, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशंस, एक्सट्रीम पोजीशंस व्हेन x is equal to plus minus xm, v is equal to 0, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पर यानी कि या तो इस तरफ हो जब वो एक्सटेंड हो चुका हो, और या फिर जब वो वापस से जो है इधर आ रहा हो और इधर अपनी मीन पोजीशन को ओवरशूट करके यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। फिर वापस जाएगा
तो उतना आगे तक नहीं जाएगा, फिर थोड़ा कम तक जाएगा, फिर जितना यहाँ तक गया है उतना ही यहाँ तक जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर थोड़ा कम, फिर आगे जाएगा, फिर थोड़ा कम, और फिर ऐसे ऐसे करके अल्टीमेटली रुक जाएगा इस पोजीशन में, है ना। ये आपने प्रैक्टिकली वैसे भी देखा होगा, किसी भी ऐसी चीज़ में जो ऑसिलेट होती है तो वो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके रुक जाती है। तो हमने ये कहा कि एक्सट्रीम पोजीशन पर मोमेंटरीली वो स्टॉप होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी जीरो होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर, और एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर वेलोसिटी जीरो है तो भाई काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर k इज इक्वल टू जीरो। अच्छा यू क्या होगा, अब ये भी निकाला, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, ठीक है, तो ये हाफ के एक्स एम स्क्वायर हो जाएगा, हाफ के एक्स की वैल्यू तो एक्स एम है यहाँ पर, तो हाफ के एक्स एम स्क्वायर ये हो गया। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पर तो हमारी टोटल एनर्जी है A प्लस यू, ये कितनी हो जाएगी, जीरो प्लस हाफ के एक्स एम स्क्वायर, यानी कि एनर्जी होगी हाफ के एक्स एम स्क्वायर। अब कोई एक बीच की पोजीशन ले लेते हैं, बीच की पोजीशन मतलब इंटरमीडिएट पोजीशन, इंटरमीडिएट पोजीशन मतलब सेंटर वाली पोजीशन नहीं लेनी है ना, कोई भी इंटरमीडिएट पोजीशन ले लेते हैं। वैसे ये वाली भी सेंटर वाली भी ले सकते हैं, जैसा कि देखते हैं। हमने कहा एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन x और x बिटवीन माइनस एक्स एम टू प्लस एक्स एम द एनर्जी इज पार्टली काइनेटिक एंड पार्टली पोटेंशियल, ठीक है। तो हम ये कहेंगे, ये तो एक्सट्रीम पोजीशंस था, अब एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी हमने कहा कि हाफ के एक्स एम स्क्वायर है, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब वहाँ तो एक्स इज इक्वल टू एक्स एम था, तो इसलिए एक्स की जगह एक्स एम लिख दिया। यहाँ पर मुझे पता नहीं है कि वो कितना है इंटरमीडिएट पोजीशन पर, तो वो हाफ के एक्स स्क्वायर ये होगा। तो यहाँ से हम ये कहेंगे देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है, वो क्या हो जाएगी, इसको इधर ले जाओ, हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के इंटू एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद क्या करिए, इसको एम को इधर ले जाइए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर जो वी है वो क्या हो जाएगा, इस पूरे का अंडर रूट ले लीजिए, के अपॉन एम एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कर दिया। तो अब हम ये कहेंगे कि ये हमारी वेलोसिटी आ गई पार्टिकल की, बीच में कहीं पर भी किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी आ गई। अब हम ये कहेंगे कि अब एक काम करिएगा कि एट मीन पोजीशन या एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसके लिए कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया एट एक्सट्रीम पोजीशंस, ये हो गया एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन। तो एनी इंटरमीडिएट पोजीशन की हेल्प से मैंने वी की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन हाँ जी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा,
x विल बी इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम पोजीशन में x जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जरा देखिएगा कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना, x तो 0 है, तो इस बार हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होगी। अच्छा, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो k कितना हो गया, हाफ m, और v स्क्वायर कितना निकाला था हमने, k अपॉन m इंटू दिस, यहाँ पर लिख देंगे k अपॉन m इंटू एक्सएम स्क्वायर। एक्सएम तो मैक्सिमम पोजीशन है ना, एक्सएम स्क्वायर, और x क्या है इस बार 0 का स्क्वायर, इधर m से m कैंसिल आउट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ k एक्सएम स्क्वायर, हाफ के एक्सएम स्क्वायर हो गई। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि इस केस में काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई, तो टोटल एनर्जी तो तब भी कंजर्व ही रही। टोटल एनर्जी कितनी हो गई, u प्लस k यानी कि 0 प्लस हाफ के एक्सएम स्क्वायर, ये हो गई हाफ के एक्सएम स्क्वायर। तो ऐसे में अगर ये पूछा जाए कि भाई अब आप तो वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी कितनी होगी, हम यहाँ लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो ये हाफ एम पी स्क्वायर है, यही हाफ के एक्सएम स्क्वायर की इक्वल आएगी। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m एक्सएम स्क्वायर। तो v कितना हो जाएगा, अंडर रूट m से m स्क्वायर, सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है, m का मतलब यहाँ मैक्सिमम है, x की मैक्सिमम पोजीशन, और वो m जो है वो मास है। ठीक है, ये क्या हो गया, xm, मैं ही थोड़ा उसको साथ में दिख रहा हूँ, m सब्सक्रिप्ट में दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन की वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी हमारी आ गई एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन। ठीक है, और एनर्जी इसके केस में कंजर्व रहेगी ही रहेगी। तो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। ठीक, और इसका जो ग्राफ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलास्टिक स्प्रिंग, तो इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ देख लीजिए। यहाँ पर हमने ये कहा कि ये वाली जो एक्सेस है ये एक्स एक्सेस है, अभी ऊपर वाली चीज़ क्या है मैं बता दूँ। ये ओरिजिन हो गया, इधर हमने दिखाया एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, माइनस एक्शन और प्लस का एक्शन। ये लिख दीजिएगा, ये जो ग्राफ बना है ये काइनेटिक एनर्जी का बना है k का, और माइनस एक्शन के कॉरस्पॉन्डिंगली ये जो है ये ग्राफ बना है u का, u यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या है कि जितना, जैसे मान लीजिए हम माइनस एक्शन की बात कर रहे हैं, माइनस एक्शन या प्लस एक्शन है ना, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, हाफ के एक्सएम स्क्वायर, तो माइनस एक्सएम का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस एक्सएम स्क्वायर आएगा, और प्लस एक्सएम का स्क्वायर करोगे तो वो भी आएगा। तो आप ये देखिए, यानी कि जब मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करता हूँ तो एक्सट्रीम पोजीशन पर मेरी काइनेटिक एनर्जी तो आती है मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी आती है मिनिमम यानी कि 0। तो ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर ये वाला ग्राफ देखो, ये जो डॉटेड लाइन जा रही है काइनेटिक एनर्जी की, ये क्या है, ये तो यहीं पर 0 पर मिला हुआ है ये, और माइनस एक्शन पर ये u वाला जो ग्राफ है, u वाला ग्राफ कहाँ जा रहा है, मैक्सिमम पॉइंट पर। तो ये जो मैक्सिमम पोजीशन है ना ऊपर वाली, यहाँ पर लिख दीजिए हाफ के एक्सएम स्क्वायर, तो ये मैक्सिमम एनर्जी है इसकी। ठीक, तो जब माइनस एक्शन है
तब भी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स एम स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 0। किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन पर मैं ये कहूँगा कि अगर हम इस पोजीशन पर देखें तो इस पोजीशन पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है तो काइनेटिक एनर्जी भी इतनी है। तो थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी, थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी, ये भी जोड़कर इतना ही बता दीजिए। ठीक है, तो आप किसी भी पोजीशन की बात करिए, एनर्जी जो है वो आपकी कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी जो है वो हाफ के एक्स एम स्क्वायर की ही इक्वल है। समझ गए? ठीक है, तो ये तो था आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलास्टिक स्प्रिंग। फिर अगला है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है पेज नंबर 29 पर, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है ना। आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस पेज नंबर 30 पर, ये भी हमें छोड़ देना, नहीं करना। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कर लेंगे हम, कोई 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें थ्योरेटिकल। और फिर सीधा हम आएंगे पेज नंबर 31 पर जो कि पावर है। तो पावर वाला टॉपिक उसके बाद हमें करना है, मतलब कुल मिलाकर पेज नंबर 29 और 30 ये छोड़ देना है। 30 के नीचे वाला जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस वो कर, ठीक है ना। और फिर आपका पावर है, पावर के बाद में कोलिजन्स, ठीक है। पावर और कोलिजन्स ये दो आपके टॉपिक बचे हुए हैं, 2 या 3 क्लास में ये खत्म है, ठीक है जी। तो आज इतना ही कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और मैं ना आपकी मोस्ट प्रोबेबली कल से एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट करूँगा, तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस वही आधे घंटे की होगी, 9 बजे या 9:15 बजे। तो वो मैं शाम को 6:30 से 7 के बीच में टाइम डाल दिया करूँगा। उसमें जो बच्चा ऑफलाइन आना चाहे आ जाए, नहीं तो वो ऑनलाइन मोड में तो रहेगी। आधे घंटे की सप्लीमेंट्री क्लास होगी, थोड़ा सा सिलेबस बढ़ेगा उससे आगे, ठीक है। तो उसके लिए बस इतना जरूर कर देना, ये नहीं होना चाहिए कि सर मुझे पता नहीं था। भाई कल वैसे तो आपकी रेगुलर क्लास तो मैथ्स की है ना, फिजिक्स की नहीं है। तो जिस दिन मैथ्स की क्लास हुआ करेगी, मतलब जिस दिन फिजिक्स की क्लास नहीं होगी उस दिन फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है। तो उसका टाइमिंग इतना जरूर है कि 6:30 और 7 बजे के बीच में अपना व्हाट्सएप जरूर चेक कर लेना, ठीक। अगर 7 बजे तक मैंने मैसेज नहीं करा तो कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, और अगर 7 बजे तक मैसेज आ गया है तो फिर आधे घंटे की क्लास होगी, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। एक एक टॉपिक भी होगा तो बहुत हो जाएगा। हाँ जी, क्या हो गया? 1 is equal to 1 is equal to 2